हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनाकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात कर रहे हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सीरीज़ के बारे में। ये जो सीरीज़ चल रही है ये फिलहाल चल रही है ईडीएम्स को लेके। ईडीएम्स में हमने अभी तक जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को ही डिस्कस कर रहे हैं अपने इस सीरीज़ के अंदर, राइट। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने सारे वीडियोज़ को देख लिए होंगे। जो ईडीएम्स की अभी तक सीरीज़ चली है उनके सारे वीडियोज़ आपने वॉच कर लिए होंगे। इसके अलावा इस वोकैब के शो में हम जो बात कर रखे हैं वो कर चुके हैं भाई, किसके बारे में? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के बारे में। उस पर भी करीब करीब हमने 3500 क्वेश्चंस का पूरा पूरा वीडियो कोर्स हमने देखा है। ठीक है, अगर आपने उसको भी देखा हो तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो प्लीज़ गो थ्रू विद दोज वीडियोज़। क्यों? क्योंकि वो भी सेम वैसे ही चला है जैसे ईडीएम्स के क्वेश्चंस चल रहे हैं आपके, राइट। मतलब आपको अलग से कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, आपको यूट्यूब पे जाके सर्च करने की जरूरत नहीं है कि हम ईडियम्स कहाँ से पढ़े कैसे पढ़े, हम वन वर्ड्स को कहाँ से पढ़े कैसे पढ़े। सब कुछ आपके लिए बिल्कुल रेडी है ना। मतलब बुक आपके पास अवेलेबल होगी, जो 60 डेज वाली इंग्लिश वोकेबलरी की बुक है एसएससी की, राइट। वहाँ से और ये वीडियो कोर्स से आपकी हर एक प्रिपरेशन काफ़ी बेहतरीन तरीके से होने वाली है। उसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है जी। और ईडीएम की भी बात करें तो इस ईडीएम्स के अंदर आपने 3193 वर्ड्स तो देख ही लिए हैं, आराम से देख लिए हैं। फिर उसके बाद से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहे हो, राइट। सो बिल्कुल भी फिक्र लेने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं। टेंशन देने वाली चीज़ होती है, लेने वाली चीज़ होती ही नहीं है। तो आप आराम से चीज़ों को करें जी। आ जाएं जरा, देखते हैं अभी तक हम कितनी बातें कर चुके हैं और आगे क्या बातचीत करने वाले हैं। देखो, एसएससी सीपीओ 2018 टायर 1 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं की बातचीत चलने वाली है इस वीडियो के अंदर। और भी बहुत सारी बातें होंगी, एक एक करके हम सारे सेट को देख रहे हैं। स्टार्ट करते हैं शो को, देखते हैं कितनी बातें हो चुकी हैं। देखो जरा, 1501 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मतलब 1500 क्वेश्चंस कर चुके हो। 1591 टोटल क्वेश्चन है आपके इस पेपर में, राइट। 1501 स्क्रीन पर दिख रहा है। समझ आ रही है बात? चलें स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं भाई। देखो, टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, क्या बोल रहा है भाई? टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड। टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड की मीनिंग क्या है? ब्लो हॉट एंड कोल्ड मतलब गर्म भी बह रहा है और ठंडा भी बह रहा है। यही तो मतलब हुआ ना। अगर इसकी मीनिंग को हम सीधे सीधे प्लेनली, मतलब सीधे तौर पे अगर इसकी मीनिंग को निकाल लें तो यही निकालेंगे ना कि ठंडी हवा भी चल रही है, गर्म हवा चल रही है, दोनों एक साथ चल रही है। तो एक ऐसा पर्सन जो पॉजिटिव बात भी बोले और निगेटिव बात भी बोले, दोनों एक ही साथ पे बोले, है ना। ठीक है, फ्रेंडली बिहेवियर भी करे और अनफ्रेंडली बिहेवियर भी करे, दोनों एक साथ करे, ऐसे पर्सन को क्या बोलेंगे? टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड। टू बी फ्रेंडली एंड अनफ्रेंडली एट द सेम टाइम पे, एक समय पर दो विपरीत बातें कहना, दो अपोजिट बातें कहना, दो कंट्राडिक्टरी बातें करना, उसी को बोलते हैं टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड। क्या बोलेंगे भाई? टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? बैक सीट ड्राइविंग। बैक सीट ड्राइविंग, अब ये बैक सीट ड्राइविंग क्या होती है भाई? बैक सीट ड्राइविंग क्या होगी? हैं, बताओ जरा, बैक सीट ड्राइविंग किसको बोलोगे? बैक सीट ड्राइविंग की मीनिंग क्या होती है भाई? कि आप जो ड्राइविंग सीट होती है ना, जहां पे बैठ के ड्राइव करते हैं, आप उसके पीछे बैठ गए हो और सामने वाले को बोल रहे हो कि तुम ऐसे गाड़ी चलाओ, तुम वैसे चलाओ, ऐसे करो वैसे करो, अब गियर इसमें चेंज करो, टर्न लो, लेफ्ट लो, राइट लो। ठीक है, ये सारी बातें करना। मतलब आप सामने वाले को गाड़ी नहीं चलाने दे रहे हो, इंटरफियर कर रहे हो, उसको बार बार इंटरफियर करो कि नहीं तू ऐसे कर, तू वैसे कर। तो बैक सीट ड्राइविंग की मीनिंग क्या है भाई? इंटरफियरिंग इन अफेयर्स विदाउट हैविंग नॉलेज। एक तो नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, और जानकारी के बिना आप सामने वाले को क्या कर रहे हो भाई? इंटरफियर कर रहे हो कि तुम्हें लेफ्ट जाना चाहिए या तुम्हें राइट जाना चाहिए, तुम्हें अब ब्रेक लगाना चाहिए, ये सारी चीजें, है ना। ठीक है, उसको क्या बोल दिया? उसको बोल दिया बैक सीट ड्राइविंग। डन। क्वेश्चन नंबर 2 डन। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 है, रीड करेंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? टू कैरी अ चिप ऑन द शोल्डर। टू कैरी अ चिप ऑन द शोल्डर, शोल्डर पे, कंधे पे चिप लेकर चलना। कंधे पे चिप लेके चलना, क्या मीनिंग होगी सर इसकी? कंधे पे चिप लेके चलना, टू कैरी अ चिप इन ऑन द शोल्डर, बिल्कुल सिंपल मीनिंग है। क्या? इंटरटेनिंग, इंटरटेनिंग अ ग्रज ओवर अ पास्ट इवेंट, मन में कड़वाहट पालना, है ना, कि
आपके पास्ट में कोई बात हुई है, किसी के साथ आपने डिस्प्यूट क्रिएट करा हुआ है, उस डिस्प्यूट को लेकर अभी तक ढो रहे हो, उस बात कहते हैं ना भाई, पुरानी बातों को, जो दुख दे रही हो बातों, उनको भुला देना चाहिए, उनको अपने मन से भड़ास की तरह निकाल देना चाहिए, राइट। अगर आप नहीं सामने वाले से कह पा रहे हो, सामने वाले पे भड़ास निकाल पा रहे हो, तो उसको लिख कर उस भड़ास को निकाल देना चाहिए, ताकि आपका जो यहाँ पे बोझ बन चुका है, ये बोझ हल्का हो सके, है ना। यही तो रीजन होता है ना, ये जो बोझ बना हुआ है, इसको हल्का करने की बात करते हैं। तो टू कैरी अ चिप ऑन द शोल्डर की मीनिंग क्या होगा भाई? इंटरटेनिंग, इंटरटेनिंग अ ग्रज, ग्रज मतलब क्या होता है भाई? गुस्सा, एनिमिटी, क्या? एनिमिटी, एनमिटी, उस एनमिटी को लेके चल रहे हो तो उसको हटाने की जरूरत है। टू कैरी अ चिप ऑन द शोल्डर, इंटरटेनिंग अ ग्रज या फिर एनमिटी ओवर अ पास्ट इवेंट इज कॉल्ड टू कैरी अ चिप ऑन द शोल्डर। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 4 आपके स्क्रीन पर है। टू हिट द नेल ऑन द हेड, क्या करना भाई? नेल को उसके हेड पे हिट करना। क्या करना? नेल को उसके हेड पर हिट करना। ये नेल आपके सामने है, ये नेल आपके सामने, इसके हेड पे हमें हिट करना है ना। मतलब हेड पे हिट करने का मतलब क्या हो गया भाई? टू द पॉइंट, है ना, बिल्कुल पॉइंट पॉइंट, कट टू कट बात करना, है ना, बिल्कुल एकदम पॉइंटर उसी पे जाके हिट करे, ऐसा बोलना ना। नहीं तो क्या, आपने हैमर चलाया, हैमर इधर भी चला जा सकता है, इधर भी चला जा सकता है, राइट। तो उसको बोलते हैं क्या? टू हिट द हेड, क्या? टू हिट द नेल ऑन द हेड मतलब क्या? टू से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, जो सही चीज है ना, जो जो सही चीज है, जो कट टू कट बात हो सकती है, सिर्फ वो कट टू कट बात करना, कुछ भी इधर उधर का नहीं बोलना, उसको बोलते हैं टू हिट द नेल ऑन द हेड। टू हिट द नेल ऑन द हेड, बिल्कुल सिंपल वे में लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर है जी। अ वुल्फ इन द शिप्स क्लोथ, है ना, एक भेड़िया किसके कपड़ों में भाई? भेड़ के कपड़ों में, एक भेड़िया भेड़ के कपड़ों में। तो भाई वुल्फ बहुत खतरनाक होते हैं, सिप तो इनोसेंट्स होते हैं, सिप देखा ही है आपने, ठीक है ना। सिप इनोसेंट्स होते हैं, जो वुल्फ होते हैं बहुत ही क्या होते हैं? खतरनाक होते हैं, डेंजरस होते हैं, राइट। सो अ डेंजरस पर्सन, क्या मीनिंग निकल के आएगी भाई? अ डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी हार्मलेस, एक डेंजरस पर्सन जो प्रिटेंड कर रहा हो हार्मलेस होने का, ठीक है, कि भाई उससे कोई खतरा नहीं है, ऐसा प्रिटेंड जो करता है, वैसा उसको बोलते हैं क्या? अ वुल्फ इन द शिप्स क्लोथ। जब भी आपके सामने ऐसे जानवरों वाले स्टेटमेंट आ जाते हैं, तो आप वहां पे ये समझे, वहां पे पर्सन को ही आपको क्या करना है भाई? इंडिकेट करना है, वहां पे पर्सन को ही अंडरस्टैंड करके चलना है। ऐसा थोड़ी कि जो वुल्फ है वो भेड़ का कपड़ा पहन के चलने लग जाएगा, नहीं ना, उसको थोड़ी आइडिया है कपड़ा क्या होता है। डन। यहाँ पे हिंदी भी लिख रखा है, एक खतरनाक व्यक्ति जो शरीफ होने का ढोंग रच रहा हो, भेड़ की खाल में भेड़िया, राइट, उसको बोलेंगे क्या? एक डेंजरस पर्सन जो हार्मलेस होने का दिखावा कर रहा हो। डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 6 आपके स्क्रीन पर 6 क्या बोल रहा है? अ फ्लैश इन द पैन, क्या बोला भाई? अ फ्लैश इन द पैन, अ फ्लैश इन द पैन का मतलब क्या हो गया भाई? एन अर्ली प्रॉमिस, क्या? एन अर्ली प्रॉमिस दैट फेल्स टू मैटेरियलाइज, एक ऐसा वादा जिसको निभाया ना जा सका हो, है ना, एक ऐसा वादा जिसको निभाया ना गया हो, उसको क्या बोलते हैं? अ फ्लैश इन द पैन बोलते हैं। एन अर्ली प्रॉमिस दैट फेल्स टू मैटेरियलाइज। डन है, एक ऐसा वादा जिसको निभाया ना गया हो। क्लियर है? चलो। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 या 1507, बिल्कुल आप 7 मान के चलो, 7 ही बोलो, राइट। 7 क्या कह रहा है? टू बी ग्रीक टू समवन, है ना, टू बी ग्रीक टू समवन। अब ये सबसे इजी हो जाएगा अगर समझना चाहो तो। कैसे? टू बी ग्रीक टू समवन, अगर कोई चीज ग्रीक लैंग्वेज में लिखी हो, है ना, कोई भी चीज अगर ग्रीक लैंग्वेज में लिखी हो तो आपको भी समझ नहीं आने वाली है। आप क्या करते हो? उसको उसको हिंदी में, सॉरी, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके समझते हो कि भाई इंग्लिश में इसकी मीनिंग क्या है ना। लैटिन में या ग्रीक में जो भी लिखा होता है, हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके समझने की कोशिश करते हैं। तो टू बी ग्रीक टू समवन का मतलब होता है किसी को समझने में दिक्कत हो, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, अनेबल टू अंडरस्टैंड, अनेबल टू अंडरस्टैंड समथिंग।
अनेबल टू अंडरस्टैंड समथिंग, टू बी ग्रीक टू समवन, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड या अनेबल टू अंडरस्टैंड समथिंग, टू ग्रीक टू समवन कहलाएगा, टू ग्रीक टू समवन कहलाएगा, टू बी ग्रीक टू समवन। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 8 क्या कह रहा है? 8 अभी आपके लिए सिंपल बनेगा, टू पुट ऑल द कार्ड्स ऑन द टेबल, टू पुट ऑल द कार्ड्स ऑन द टेबल। अब आप जब कार्ड्स प्ले कर रहे हो, कार्ड्स मतलब क्या? पत्ते। जब पत्ते खेल रहे हो तो क्या किया आपने? अपने सारे कार्ड्स उठा के ऐसे टेबल पे रख दिए कि भाई देख लो भाई मेरे पास कौन कौन से कार्ड है, कौन कौन से पत्ते मेरे पास आ गए हैं, वो सारे पत्ते तुम लोग देख लो। राइट? मतलब क्या? रिवील करना, कुछ सीक्रेट है जो आप रिवील कर रहे हो, या कोई भी ट्रुथ है जिसको आप रिवील कर रहे हो। टू पुट ऑल द कार्ड्स ऑन द टेबल की मीनिंग क्या है भाई? टू बी ऑनेस्ट, ईमानदार होना, या फिर टू रिवील समथिंग दैट इज केप्ट सीक्रेट, जो कि क्या हो भाई? कुछ ऐसा बताना जो कि सीक्रेट रखा जाना चाहिए था, आपने वो चीज लोगों को बता दी, है ना? अपने पत्ते खोलना उसको बोलते हैं क्या? टू रिवील समथिंग दैट इज केप्ट सीक्रेट। क्लियर है? डन है? चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 क्या कह रहा है? 9 भी इजी है भाई, कह रहा है टू बी डेविल्स एडवोकेट, है ना? टू बी डेविल्स एडवोकेट, डेविल मतलब राक्षस, डेविल मतलब क्या? राक्षस। डेविल का एडवोकेट होना मतलब क्या? गलत चीज को क्या? एडवोकेसी करना, गलत चीज की क्या करना भाई? गलत चीज का पक्ष लेना। टू प्रेजेंट अ काउंटर आर्गुमेंट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, आप सिर्फ इसलिए उस चीज को मतलब उस चीज के बारे में फेवर में बात करो क्योंकि वो आप उसका क्या करना चाहते हो? सिर्फ आर्गुमेंट करना चाहते हो, बहस करना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में, उसके सपोर्ट में बोल रहे हो। राइट? जैसे दो लोग हैं, ठीक है, दो लोग हैं, अब एक जो है किसी चीज के बारे में बात कर रहा है, तो ये वाला जो पर्सन है, ये सिर्फ इसलिए इसके अपोजिशन में बात कर रहा है, अब इसको पता है कि ये चीज सही है ना? ये जो बोल रहा है ये बात सही है, लेकिन सिर्फ इसलिए इसके बारे में बोल रहा है ताकि आर्गुमेंट किया जा सके, बहस किया जा सके। राइट? तो उसको बोलते हैं क्या? टू बी डेविल्स एडवोकेट। क्या बोलेंगे भाई? टू बी डेविल्स एडवोकेट। डन। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? इजी है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 इजी है, देखो जरा, इजी है। क्या कह रहा है? टू गिव कोल्ड शोल्डर, है ना? मैंने बताया ना, कोल्ड शोल्डर दिखे तो मतलब क्या? इग्नोर करना, टू इग्नोर, इग्नोर और ओवरलुक समवन, किसी को इग्नोर करना या फिर क्या करना भाई? ओवरलुक करना। टू गिव कोल्ड शोल्डर की मीनिंग क्या है भाई? किसी को इग्नोर करना या फिर क्या करना भाई? ओवरलुक करना, उसको क्या बोलते हैं? टू गिव कोल्ड शोल्डर। इग्नोर और शो इनडिफरेंस, ध्यान न देना, नजरअंदाज करना। क्या करना भाई? नजरअंदाज करना, टू गिव कोल्ड शोल्डर कहलाता है। डन है? टू गिव कोल्ड शोल्डर, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है? गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। गेट मतलब पाना, टेस्ट मतलब क्या? वही स्वाद जो तुमने मेडिसिन किसी और को खाने के लिए दिया, उसी मेडिसिन का स्वाद तुम खुद पा रहे हो। मतलब सिंपल है इसका, इसको अगर आप मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करना चाहो ना, बहुत ही आसानी से इसकी मीनिंग को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो कि जैसा बिहेवियर आपने सामने वाले के साथ करा और उसका उसको बुरा लगा, सेम बिहेवियर वैसा ही कोई और आपके साथ कर रहा है और वैसा ही आपको फील हो रहा है जैसे आपने चीज किसी और के साथ करा था उसको हुआ था। गॉट द पॉइंटर? वही बात है कि दवाई की कड़वाहट जैसे आपने किसी और को खाने के लिए दिया, वो बीमार था तो उसको जैसा कड़वाहट फील हुआ, आप जब बीमार हुए तो आपको सेम दवाई खिलाई गई तो आपको भी वही कड़वाहट महसूस हुई। तो सिंपल सी बात है, क्या? बी गिवन द सेम ट्रीटमेंट, क्या? बी गिवन द सेम ट्रीटमेंट दैट यू हैव गिवन टू द अदर्स, वैसा ही आपको ट्रीटमेंट दिया जाना, वैसा ही बिहेवियर आपके साथ होना जैसा आप दूसरों के साथ करते हो, उसको बोलते हैं क्या? गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। डन। क्वेश्चन नंबर 12, 12 क्या कह रहा है? इफ इट इज नॉट वन थिंग इट इज अनदर। क्या बोल रहा है भाई? इफ इट इज नॉट वन थिंग, क्या मीनिंग हो रही है भाई यहां से? व्हेन वन थिंग गोज रॉन्ग देन अनदर एंड अनदर। इफ इट इज नॉट वन थिंग इट इज अनदर, मतलब जब एक चीज गलत हो रही है तो उसके बाद लगातार गलतियां होती जा रही हैं।
जब एक चीज गलत आपको पता चली तो लगातार आपको कई चीजें ऐसी हैं जो गलत पता चली, उसी को बोल रहा है क्या यहाँ पे, इफ इट इज नॉट वन थिंग इट इज अनदर, मतलब लगातार गलतियां होते रहना। व्हेन वन थिंग गोज रॉन्ग देन अनदर एंड अनदर, एक के बाद एक सब चीज गलत होने लगना, एक के बाद एक क्या होता है भाई, सब चीज गलत होने लगना। जैसे क्या, अगर आप मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप इस स्टेप पे कहीं कोई गलती कर दी हो, तो लगातार यहां तक आओगे ना, तो उसी चीज को तो दोहराते हुए आओगे ना। मान लो यहाँ पे 2 लिखना था और आपने गलती से 3 लगा दिया, राइट, तो 3 के साथ ही तो कैलकुलेट करते हुए यहाँ आओगे, लास्ट में जो आंसर है वो भी तो गलत ही आएगा ना। तो लगातार आपने क्या करी भाई, इफ इट्स नॉट वन थिंग, ये चीज गलत है, तो फिर दूसरी भी क्या होती गई उसके साथ, गलत होते गई। तो आप चाहो तो इसको राइट डाउन कर लो, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग फिगर आउट करने को मिल रहा है इससे, तो इसको आप राइट डाउन कर सकते हो, थोड़ी सी अलग बात निकल कर आएगी। डन है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे, 13 का आंसर करेंगे जरा, 13 ध्यान देंगे जी। 13 कह रहा है डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, क्या मीनिंग होगी भाई। डू नॉट काउंट ऑन अ गुड थिंग दैट हैज नॉट येट हैपेंड, मतलब क्या, जैसे ही आप ये ख्वाब देखना स्टार्ट कर देते हो, जैसे कि मैंने एग्जाम दिया नहीं और मैं ख्वाब देखने लग गया कि मैं इंस्पेक्टर लग जाऊंगा, है, इंस्पेक्टर की पोस्ट पे सिलेक्शन हो जाएगा, फिर मैं इस नाके पे रहूंगा, इस टोल पे रहूंगा, यहाँ रहूंगा, वहाँ रहूंगा, इस एयरपोर्ट पे रहूंगा, ठीक है, और फिर मैं ऐसे ऐसे करूंगा, ये चीज़ें करूंगा, इसको मारूंगा, इसको कूटूंगा, इसने मेरे साथ गलत करा उसको जेल में बंद कर दूंगा, ये तमाम बातें करना, ये क्या करना भाई, ये तमाम बातें करना, ठीक है। मतलब डोंट काउंट योर चिकन्स, मतलब बिफोर दे हैच, अभी अंडे से चिकन आया ही नहीं, ठीक है, चूजा आया ही नहीं बाहर, आप तुरंत काउंट करने लगा कि हमारे कितने चूजे बाहर आएंगे भाई, क्या पता कोई अंडा खराब निकल जाए, राइट, ठीक है। तो वही बोल रहा है डोंट काउंट, डू नॉट काउंट ऑन अ गुड थिंग दैट हैज नॉट येट हैपेंड, है ना, चीजों के घटित होने से पहले बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करना, उसको बोलते हैं डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, क्या, बिफोर दे हैच। डन है। 15 थर्ड क्वेश्चन नंबर 13 डन है, कोई दिक्कत 13 में, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लें। 14 क्या कह रहा है, टू फाइंड वंस फीट, अपना पैर पाना, अपना पैर पाना, यही तो मतलब निकल के आ रहा है। टू फाइंड वंस फीट की मीनिंग क्या निकल के आ रही है, टू फाइंड वंस फीट की मीनिंग निकल के आ रही है अपना पैर पाना, मतलब क्या, बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड द वर्क एंड फीलिंग कॉन्फिडेंट, धीरे धीरे चीजों को अंडरस्टैंड करना, जिस जिस नई चीज को आपने स्टार्ट करी है, आप उसमें अपना पैर पा रहे हो, अपना पैर जमा रहे हो, पैर जमाना आपने पढ़ा है ना, कि अब मैं धीरे धीरे अपना पैर जमा रहा हूं, मतलब क्या, अब चीजें को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर दिया, अब मेरे समझ में चीजें आ रही हैं, मेरे समझ में मेरा काम आ रहा है, मैं जो चीज करना चाह रहा हूँ वो चीज मेरे को समझ आ रही है। टू फाइंड वंस फीट मतलब क्या, टू स्टार्ट अंडरस्टैंड, टू स्टार्ट, टू स्टार्ट अंडरस्टैंड, समझना शुरू कर देना, है ना, टू स्टार्ट अंडरस्टैंड अबाउट योर टास्क, जो आपका टास्क है उसको समझना स्टार्ट कर देना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टू फाइंड वंस फीट, क्या बोलेंगे भाई, टू फाइंड वंस फीट। डन है। अगले क्वेश्चन की बात करें, चलो क्वेश्चन नंबर 15, टू लेंड ईयर्स टू, टू लेंड ईयर्स टू, टू लेंड ईयर्स टू की मीनिंग क्या हो गई भाई, सिंपल, टू लेंड ईयर भी लिखा हो या टू लेंड ईयर्स टू लिखा हो या टू लेंड ईयर्स लिखा हो, सिंपल मीनिंग है भाई कि आप सामने वाली की बात को अपना कान दे रहे हो ना, लेंड मतलब क्या, अपना कान देना, ठीक है, अपना कान देने का मतलब क्या होगा भाई, आप सामने वाली की बात को बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुन रहे हो, जितना ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए था, आप उतने ध्यान पूर्वक उसकी बात को सुन रहे हो, उसको बोलते हैं टू पोलाइटली आस्क फॉर समवंस फुल अटेंशन, क्या, बिल्कुल ध्यान से सुनना, है ना, पे अटेंशन, क्या बोल सकते हो, पे अटेंशन टू, पे अटेंशन टू, है ना, उसको क्या बोलेंगे, टू लेंड ईयर्स टू, पे अटेंशन टू लेंड ईयर्स टू। डन है, पे अटेंशन टू लेंड ईयर्स टू। डन। क्वेश्चन नंबर 16, 16 क्या बोल रहा है, गेट डाउन टू ब्रास टैक्स, गेट डाउन टू ब्रास टैक्स, ये करना पड़ेगा राइट डाउन, क्या, इसको करना है क्या, राइट डाउन, तो इसको कर लो भाई फटाफट राइट डाउन,
गेट डाउन टू ब्रास टैक्स। ब्रास टैक्स की मीनिंग क्या है, अब ध्यान से देखो। स्टार्ट टेकिंग अप द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन, किसी स्थिति के महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान देना स्टार्ट करना। गेट डाउन टू ब्रास टैक्स की मीनिंग क्या है, सिंपल मीनिंग है कि कोई चीज हो रही है तो उसका जो सेंट्रल पॉइंटर है, क्रक्स पॉइंटर है, उसको समझना स्टार्ट कर देना, उसको बोलते हैं गेट डाउन टू ब्रास टैक्स। गेट डाउन टू ब्रास टैक्स। क्लियर है, डन है। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17। ऑलवेज अ ब्राइड्स मेड नेवर अ ब्राइड, है ना। ऑलवेज अ ब्राइड्स मेड नेवर अ ब्राइड। ठीक है, अब ध्यान से सुनो क्या मीनिंग निकल के आ रही है इसकी। कह रहा ऑलवेज अ ब्राइड्स मेड, ब्राइड की मेड रहने कभी भी ब्राइड नहीं बन पाएगा। मतलब जो रानी की दासी है वो कभी भी रानी नहीं बन पाएगी। अगर वो रानी की दासी है, अगर उसने ये चूज करा है कि मुझे रानी की दासी बन के रहना, तो वो कभी रानी नहीं बन पाएगी। अगर किसने ये चूज करा है कि मुझे क्या बनना है भाई, मुझे शेर का या फिर मुझे नौकर ही बन के रहना, तो वो हमेशा नौकर बन के रहेगा, कभी मालिक नहीं बन पाएगा, कभी ओनर नहीं बन पाएगा। तो ऑलवेज बी ब्राइड्स मेड नेवर बी ब्राइड की मीनिंग क्या है, समवन हु ऑलवेज कम्स सेकंड, जो एक ऐसा इंसान जो सदा दूसरे पायदान पर रहता है, सबऑर्डिनेट रहता है, कभी महत्वपूर्ण नहीं होता, उसको बोलते हैं क्या, ऑलवेज अ ब्राइड्स मेड नेवर अ ब्राइड, नेवर अ ब्राइड। डन, डन। चलो अगला है क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या कह रहा है, गो अगेंस्ट द ग्रेन। गो अगेंस्ट द ग्रेन क्या मीनिंग निकल कर आएगी, गो अगेंस्ट द ग्रेन की मीनिंग क्या निकल कर आएगी, बताओ जरा। गो अगेंस्ट द ग्रेन की मीनिंग निकल कर आएगी, समथिंग इन कन्फ्लिक्ट विथ वंस वैल्यू सिस्टम। समथिंग इन कन्फ्लिक्ट विथ वंस वैल्यू सिस्टम, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने ही मूल्यों के खिलाफ जा रहा है। एक ऐसा व्यक्ति, गो अगेंस्ट द ग्रेन की मीनिंग क्या हो रही है भाई, गो अगेंस्ट द ग्रेन की मीनिंग है समथिंग इन कन्फ्लिक्ट विथ वंस वैल्यू सिस्टम। एक ऐसा इंसान जो अपने ही मूल्यों के खिलाफ जाए, उसको बोलेंगे गो अगेंस्ट द ग्रेन। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्या कह रहा है, टू बीट अ डेड हॉर्स, क्या करना भाई, डेड हॉर्स को बीट करना, मारना, ताकि वो उठे और दौड़ना स्टार्ट कर दे। एक मरे हुए घोड़े, एक कोई घोड़ा है मर गया है, ठीक है, आप चाह रहे हो कि वो जिंदा हो जाए, उसके लिए आप उसको पीट रहे हो, बीट करो ताकि वो उठे और दौड़ना स्टार्ट कर दे, आपके काम आना स्टार्ट कर दे। तो भाई जब वो मर चुका है और उसके बाद आप पीट रहे हो, तो आपका जो एफर्ट है, जो आप कोशिश करो, वो क्या है, वर्थलेस है, उसका कुछ भी रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। तो क्या बोल रहा है भाई, अ फ्यूटाइल एफर्ट, मतलब फ्यूटाइल क्या हो गया भाई, फ्रूटलेस, फ्रूटलेस या फिर वर्थलेस। एक वर्थलेस या फ्रूटलेस एफर्ट लगाना, उसको क्या बोलेंगे भाई, व्यर्थ की कोशिश करना। एक फ्यूटाइल, क्या करेंगे भाई, फ्यूटाइल याद रखेंगे, फ्यूटाइल अपने आप में इंपॉर्टेंट एक वर्ड बन गया है। डन है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। 20 क्या कह रहा है, 20 कह रहा है टू बाइट द बुलेट। टू बाइट द बुलेट, टू बाइट द बुलेट की मीनिंग क्या होगी भाई, टू फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट। याद है ना 1857 वाला, जो 1857 वाली जो क्रांति आई थी, जो रिवॉल्यूशन आया था, ठीक है, जिसमें मंगल पांडे ने मना कर दिया था कि हम बुलेट को बाइट नहीं करेंगे, खींचेंगे नहीं, कारतूस को दांत से नहीं खींचेंगे, राइट। वहीं से ये इडियम वैसे ही मिलता जुलता इडियम है, टू बाइट द बुलेट मतलब क्या, आपको मजबूर कर दिया गया है उस बुलेट को खींचने के लिए। मतलब आप वो चीज़ करना नहीं चाहते, वो अनप्लीजेंट सा टास्क नहीं परफॉर्म करना चाहते हो, लेकिन आपको मजबूर किया जा रहा है कि आप वो टास्क परफॉर्म करो। तो टू फोर्स योर सेल्फ, आप अपने आप को फोर्स कर रहे हो, टू डू समथिंग अनप्लीजेंट, कुछ बुरा करने के लिए खुद को मजबूर करना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टू बाइट द बुलेट। टू फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट, किसी को कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर करना जो वो करना नहीं चाहता है, टू बाइट द बुलेट कहलाएगा। डन। चलें आगे, क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन 21। चलो 21 आपके स्क्रीन पे, टू कॉट रेड हैंडेड, टू कॉट रेड हैंडेड, टू कॉट रेड हैंडेड, रेड हैंडेड, रंगे हाथ पकड़े जाना। मतलब क्या, चोर चोरी करते हुए चोरी के सामान के साथ पकड़ा गया, है ना, तो रंगे हाथ पकड़ा गया ना। आप
किसी को पकड़ रहे हो, किसी की गलती को देख रहे हो, उसको पकड़ रहे हो, मतलब विद एविडेंसेस उसको पकड़ रहे हो, एविडेंस के साथ पकड़ रहे हो। तो टू कैच समवन डूइंग समथिंग इलीगल, कोई कुछ इलीगल सा कर रहा है तो उसको उसी टाइम आपने कैच कर लिया, पकड़ लिया, उसको बोलते हैं टू कॉट रेड हैंडेड। क्या बोलेंगे भाई? टू कॉट रेड हैंडेड। डन। चलो, तो ये अभी तक हमने क्या देखा? 15-20 नंबर क्वेश्चन तक देखा, राइट। अगला देखो क्या कह रहा है, एसएससी के स्टेनोग्राफर, और उसमें भी 2018 स्टेनोग्राफर में 2018 में क्या ईडियम्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे, राइट। स्टेनोग्राफर ये क्वेश्चंस क्या रहे थे 2018 में, उनकी बातचीत हम करने वाले हैं। स्टार्ट कर ले भाई सेशन को। चलो जी, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे स्क्रीन पर है। 22 कुछ तो कह रहा है। 22 क्या कह रहा है? स्मेल अ रैट। क्या किया आपने? एक रैट को स्मेल करा। क्या करा? एक रैट स्मेल करा। रैट स्मेल करने की मीनिंग क्या होगी? रैट स्मेल करना, स्मेल अ रैट, क्या मीनिंग निकल कर आएगी? बताओ जरा। स्मेल अ रैट की मीनिंग, जैसे आप कहीं अपने घर से गए, घर पर आए, आपने डोर ओपन करा, आपको स्मेल आई रैट की, तो आपको डाउट हुआ कि क्या पता चूहा मरा है या फिर क्या हुआ है, राइट। तो जैसे ही आपको स्मेल आया तो आप क्या हो गए भाई? सस्पेक्ट करने लग गए ना, सस्पिशन में आ गए। हैव अ रीजन टू सस्पेक्ट समथिंग, संदेह का कारण बनना। स्मेल अ रैट की मीनिंग क्या हो गई भाई? कि आपको अब डाउट हो रहा है कि क्या चीज हुआ है। यू डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन कि जो चीज हुई है वो हुई भी है या नहीं हुई है, आप बस डाउटफुल हो। तो टू सस्पेक्ट या टू क्या, टू डाउटफुल है ना, बी डाउटफुल, उसको बोलते हैं स्मेल अ रैट। क्या बोलेंगे? स्मेल अ रैट। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्या कह रहा? मूव हेवन एंड अर्थ। मूव हेवन एंड अर्थ, क्या मीनिंग निकल कर आई मूव हेवन एंड अर्थ की? मूव हेवन एंड अर्थ की मीनिंग निकल के आ रही है मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग। मतलब क्या? धरती आसमान एक कर देना, कोई चीज करने के लिए, कोई चीज करने के लिए धरती आसमान को एक कर देना, उसी को क्या बोल रहा है? मूव हेवन, है ना, स्वर्ग और धरती, है ना। स्वर्ग को क्या बोलोगे? आसमान बोलोगे, आसमान ही बोलोगे ना। धरती और आसमान एक करना मतलब क्या? मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग, कुछ अचीव करने के लिए सारे एफर्ट लगा देना, मूव हेवन एंड अर्थ कहलाएगा। डन है। क्वेश्चन नंबर 24। इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ टाइम मतलब क्या? संभावित क्षण में। इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ टाइम की मीनिंग बिल्कुल सिंपल है। क्या? एट द पॉसिबल मोमेंट, एट द पॉसिबल टाइम, एट द पॉसिबल मोमेंट, जो भी पॉसिबल मोमेंट है उसी मोमेंट में, एट द वेरी लास्ट ऑफ टाइम भी बोल सकते हो, इन द निक ऑफ टाइम, राइट। इन द निक ऑफ टाइम। डन है। इन द निक ऑफ टाइम डन है। चलें बात करें। 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25। 25 कह रहा है टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, एक नया पत्ता बन जाना, ये तो मतलब हुआ। टू टर्न ओवर, टर्न हो जाना, ओवर अ न्यू लीफ, एक नए पत्ते में टर्न हो जाना, एक नए पत्ते में बदल जाना। मतलब क्या? अपना जो भी आपका अंदर का था, अपना बिहेवियर, अपना एटीट्यूड, अपना कल्चर, आपने हर एक चीज को बिल्कुल कंप्लीटली चेंज कर दिया है। मतलब आपने खुद को कंप्लीटली चेंज कर दिया है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। मतलब क्या? टू चेंज योर बिहेवियर इन अ पॉजिटिव वे, अपने व्यवहार को सकारात्मक तरीके से बदलना, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ कहलाएगा। डन है। 25 डन। बात करें आगे। क्वेश्चन नंबर 26। वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून मतलब क्या भाई? वंस इन अ ब्लू मून, नीले चांद, चांद में, नीला चांद कब दिखता है भाई? बहुत ही रेयर कंडीशन में नीला चांद दिखता है आपको, ठीक है। सो वंस इन अ ब्लू मून, ब्लू मून मीन्स व्हाट? रेयरली, है ना, बहुत ही रेयर कंडीशन में, है ना। रेयरली एंड इनफ्रिक्वेंटली, विरले यही या फिर यदा कदा, बहुत ही नॉट रेगुलरली यू कैन से, राइट। वंस इन अ ब्लू मून मीन्स व्हाट? रेयरली, कोई भी चीज रेयर तरीके से हो उसको बोलते हैं क्या? वंस इन अ ब्लू मून बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? वंस इन अ ब्लू मून बोलेंगे। डन है। चलो क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लें। 27 क्या कह रहा है? 27 देखना जरा। हाँ, 27 कह रहा है वॉस वंस हैंड्स ऑफ समथिंग,
वॉश वंस हैंड्स ऑफ समथिंग। अब देखो यहाँ पे ऑफ लिख रखा है ना, डिटैचमेंट की बात करेगा। अब मीनिंग को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं जरा, इसकी मीनिंग को एक्सट्रैक्ट कर लो जरा, आसान है एक्सट्रैक्ट करना है ना, मीनिंग निकालना आसान है। कह रहा है क्या, ऑफ डिटैच करना, क्या वॉश किसी का अपना हाथ किसी चीज से डिटैच कर लेना, मतलब अपना पल्ला झाड़ लेना, अपनी जिम्मेदारी से बच जाना, अपनी जिम्मेदारी से इनकार कर देना, उसी को बोलते हैं क्या, वॉश वंस हैंड्स ऑफ समथिंग। उसी को क्या बोलेंगे भाई, अपना पल्ला झाड़ना ना। देखो वॉश वंस हैंड्स, अपना हाथ क्या करना है भाई, झाड़ लेना है। वॉश करना मतलब झाड़ लेना, ऑफ समथिंग किसी चीज से अपना हाथ झाड़ लेना मतलब अपने आप को अलग कर लेना। रिफ्यूज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, अपने आप को बिल्कुल क्या कर देना भाई, अलग कर लेना, किसी जिम्मेदारी से बिल्कुल बाहर कर लेना कि भाई मेरी गलती नहीं थी, मैं तो था ही नहीं वहां पे, मैंने तो देखा ही नहीं था उधर क्या हुआ था, राइट। तो किसी चीज के लिए जिम्मेदार होने से इनकार करना वॉश वंस हैंड्स ऑफ समथिंग कहलाएगा, राइट। 27 डन। 28 क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। 28 क्या कह रहा है, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। कराया है भाई, बहुत बारी कराया है इसको। द कोल्ड शोल्डर, जैसे ही कोल्ड शोल्डर आ जाए मतलब क्या, टू इग्नोर, टू इग्नोर समवन। क्या, टू इग्नोर समवन, ठीक है, या टू ओवरलुक समवन। राइट, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर की मीनिंग क्या हो गई, टू इग्नोर समवन या फिर टू ओवरलुक समवन, है ना। डेलिबरेटली, जानबूझकर इग्नोर समवन, है ना, जानबूझकर किसी को इग्नोर करना, जानबूझकर इग्नोर समवन, राइट, ठीक है भाई। जानबूझकर किसी को इग्नोर करना इज कॉल्ड व्हाट, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, क्या कहलाता है भाई, समवन कोल्ड शोल्डर कहलाएगा। डन है। चलो 29 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 29, सेल क्लोज टू द विंड। सेल क्लोज टू द विंड, क्या मीनिंग होगी भाई, सेल क्लोज टू द विंड क्या मीनिंग निकल कर आएगी, सेल क्लोज टू द विंड, बताओ भाई। सेल क्लोज टू द विंड, सेल क्लोज टू द विंड मीन्स व्हाट, डू समथिंग दैट इज लीगल एंड एक्सेप्टेबल, वो करना जो क्या है भाई, लीगल हो और क्या हो, एक्सेप्टेबल हो, सेल क्लोज टू द विंड कहलाता है। वो करना जो लीगल हो और एक्सेप्टेबल हो, सेल क्लोज टू द विंड कहलाएगा। डन है, सेल क्लोज टू द विंड, जो लीगल हो और क्या हो भाई, एक्सेप्टेबल हो। डन, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 30, ट्विस्ट समवंस आर्म। ट्विस्ट समवंस आर्म, ये तो इजी है ना, आप किसी का हाथ कब मोड़ते हो, ऐसे आप किसी का हाथ ऐसे मोड़ते हो, है ना, ठीक है भाई, हाथ कब मोड़ते हो, जैसे आपको अपनी बात मनवानी हो कि भाई बात मानेगा नहीं, मैं बोल तोड़ दूं तेरा हाथ, बोल मानेगा नहीं मानेगा, ठीक है। जब ऐसी बातें करनी हो कि भाई तू मानेगा या नहीं मानेगा, किसी को थ्रेट करना हो, किसी को मजबूर करना हो, किसी को कंपेल करना हो, टू फोर्स समवन, क्या करना हो भाई, टू फोर्स समवन टू डू समथिंग बाय मेकिंग हार्ड फॉर देम टू रिफ्यूज, है ना, कि वो मना ही ना कर पाए, है ना, कि भाई मैं नहीं मानूंगा, ऐसा कुछ मना ही ना कर पाए, किसी को मजबूर करना। ट्विस्ट समवंस आर्म की मीनिंग क्या है भाई, किसी को मजबूर करना, क्या करना, किसी को मजबूर करना, उसको बोलते हैं टू फोर्स समवन टू डू समथिंग बाय मेकिंग हार्ड फॉर देम टू रिफ्यूज, ट्विस्ट समवंस आर्म कहलाएगा, ट्विस्ट समवंस आर्म कहलाएगा। डन। क्वेश्चन नंबर 31, 31 क्या कह रहा है, 31 कह रहा है गेट डाउन टू ब्रास टैक्स। गेट डाउन टू ब्रास टैक्स इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है। गेट डाउन टू ब्रास टैक्स की मीनिंग क्या है भाई, इसकी मीनिंग है टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द बेसिक फैक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन है, कोई भी कंडीशन है, उसका सबसे जो कोर पार्ट है ना, जो क्रक्स पार्ट है, उसके बारे में डिस्कशन करना, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग लाना, उसको बोलते हैं क्या, गेट डाउन टू ब्रॉस टैक्स। क्या बोलेंगे भाई, गेट डाउन टू ब्रॉस टैक्स, किसी स्थिति के मूल्य तथ्यों के बारे में बात करना। क्वेश्चन नंबर 32, 32 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। ओके 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 ओके, अब देखो यहां से चीजें बदल रही हैं, क्वेश्चन नंबर 32 से चीजें बदल रही हैं, ध्यान से देखो क्या चीजें निकल के आ रही हैं भाई। 32 ये बोल रहा है कि हम
जो है हम पूरा का पूरा स्टेटमेंट होंगे और हमारे किसी बीच में कहीं पे क्या लिखा है भाई, ईडियम लिखा है जिसकी मीनिंग आपको बतानी है। और यहाँ से सिनेरियो बदला है, सिनेरियो बदला मतलब सिनेरियो इजी हो गया भाई। जब कोई भी ईडियम, कोई भी वोकैब जब सेंटेंस के बीच में यूज होता है तो वहां से मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करना आसान हो जाता है, इजी हो जाता है, राइट। कह रहा है द प्रॉब्लम ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग हैज बिकम अ हार्ड नट टू क्रैक द फॉर द वर्ल्ड, है ना। जो प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग की वो क्या हो चुकी है भाई, वो हार्ड नट टू क्रैक हो चुकी है। हार्ड नट टू क्रैक मतलब क्या, बहुत ही डिफिकल्ट हो गई है प्रॉब्लम को सॉल्व करना, है ना। और टफ चैलेंज हो गया, क्या हो गया भाई, और टफ चैलेंज। आप अब मीनिंग को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, है ना। जो ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम है वो क्या है हमारे लिए, टफ हो गया है, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, यही तो मीनिंग होगी ना। उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तभी तो वो हमारे लिए क्या बन चुका है भाई, टफ चैलेंज बन चुका है। क्या बन चुका है, टफ चैलेंज बन चुका है। डन है, 32 डन है। बात करें 33 के बारे में, चलो 33 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33, टू ड्वेल इन एन आर्ग्यूमेंट विथ अ फुलिश पर्सन इज लाइक बीटिंग द एयर। बीटिंग द एयर, बीटिंग द एयर मतलब एयर को मारना, हवा को मार रहे हो तुम, हवा को हरा रहे हो, है ना, मार के हवा को हरा रहे हो। क्या मजेदार बात है ना, है ना। कितनी मजेदार बात है कि आप हवा को हरा दिए। हवा को हरा पाओगे नहीं ना, मतलब क्या होगा भाई, अगर ऐसा कर भी रहे हो तो वो क्या होगा, वर्थलेस एफर्ट हो जाएगा, है ना। जैसे वो कह रहा है टू ड्वेल इन एन आर्गुमेंट विद अ फुलिश पर्सन इज लाइक, एक मूर्ख व्यक्ति के साथ आर्गुमेंट में पड़े रहना ही वैसा ही है जैसे कि आप हवा को हराने का काम कर रहे हो, है ना। कि एक क्या कर रहे हो भाई, एक यूजलेस टास्क कर रहे हो। हवा को हराना मतलब क्या, यूजलेस टास्क करना, बेकार काम करना, जो चीज फ्रूटफुल नहीं है, जिसका कुछ मतलब नहीं है, जिसका कोई रिजल्ट नहीं है ना, वैसा काम करना, उसको बोलते हैं क्या, बीटिंग द एयर, यूजलेस टास्क। क्वेश्चन नंबर 34, आफ्टर द रोड एक्सीडेंट, क्या बोल रहा है भाई, आफ्टर द रोड एक्सीडेंट, क्या मीनिंग निकल करे, आफ्टर द रोड एक्सीडेंट, सॉरी, आफ्टर द रोड एक्सीडेंट इन विच नीलम वॉज सेवरली इंजर्ड, है ना, एवरी डे बिलीव दैट सी वॉज ऑन हर लास्ट लेग्स, है ना, ऑन हर लास्ट लेग्स, अपने आखिरी पैर पे है, अपने आखिरी पैर पे है मतलब क्या, बिल्कुल मौत के करीब है। आखिरी पैर पे होना मतलब क्या, आखिरी उम्मीद होना। आखिरी उम्मीद कब होता है भाई, जब इंसान मौत के करीब होता है तभी बोलते हैं ना कि भाई आखिरी उम्मीद क्या है, भगवान, भगवान आखिरी उम्मीद है, ठीक है। सो नियर टू डेथ, क्या बोलेंगे, ऑन हर लास्ट लेग्स मींस व्हाट, नियर टू डेथ, मौत के करीब होना। डन, गॉट द पॉइंटर, इजी था। चलो क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में बात कर लें। 35 कह रहा है हिज रेकलेस, रेकलेस मतलब केयरलेस बिहेवियर फोर्स्ड मी टू गिव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड, है ना। उसका जो ये केयरलेस बिहेवियर है ना, उसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं उसे क्या दूं, अ पीस ऑफ माई माइंड दूं, मतलब क्या, मैं उसको एक डांट लगाऊं, फटकार लगाऊं, टू स्कॉल्ड या फिर टू रेप्रीमेंट, क्या करना भाई, रेप्रीमेंड करना, टू रेब्यूक, टू रिबुक, एक और मीनिंग लिख सकते हो, टू चीड, है ना। ये सब क्या है, ये सब सिनोनिम है, रिबुक, रेप्रीमेंट, चीड, स्कॉल्ड, ये सब क्या है भाई, सिनोनिम है। क्या, हिज रेकलेस बिहेवियर फोर्स्ड मी टू गिव हिम अ पीस ऑफ माय माइंड। डन है, क्लियर है। 35 के बाद हम बात करेंगे 36 की। 36 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 ध्यान दो। इमरान वांटेड टू बी अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, याद है ना 3 इडियट वाला इमरान, है ना, वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता था, बट हिज फादर वाज डेड सेट अगेंस्ट द आइडिया। लेकिन उसके पापा ने क्या करा था भाई, परमिशन दिए थे वो नहीं ना, जब परमिशन नहीं दिए थे तो यहाँ पे भी परमिशन कैसे मिल जाएगा, है ना। डेड सेट अगेंस्ट मतलब क्या, डिसअप्रूव करना, डिसअप्रूव करना मतलब अस्वीकृत करना, है ना, परमिशन नहीं मिलना, डिनाई हो जाना, परमिशन डिनाई हो जाना, उसको क्या बोलते हैं, डेड सेट अगेंस्ट। क्वेश्चन नंबर 36 डन। 37 की बात कर लो। 37 अलग से आपके पास ईडियम है ना, ये किसी स्टेटमेंट में नहीं यूज हुआ है भाई, अलग से क्या है भाई, ईडियम है। ईडियम क्या कह रहा है, हैविंग अ वेल ऑफ अ टाइम, हैविंग अ वेल ऑफ अ टाइम, हैविंग अ वेल ऑफ अ टाइम की मीनिंग क्या है, इंजॉइंग योर वन सेल्फ
थॉरली, है ना, अपने आप को ही इंजॉय करना, क्या करना भाई, अपने आप में ही खो जाना, अपनी दुनिया में ही खो जाना, उसको क्या बोलते हैं, खुद में खो जाना, उसको बोलते हैं क्या, हैविंग अ वेल ऑफ अ टाइम। तो ये आप क्या कर लोगे, ये आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लोगे, इसके पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि अभी तक ये रिपीट नहीं हुआ है जी। डन है। क्वेश्चन नंबर 38, 38 क्या कह रहा है, अगेन आपका स्टेटमेंट के अंदर ही इडियम दे रखा है, आई विल नॉट गो टू वर्क टूडे, आई विल नॉट गो टू वर्क टूडे, मैं आज काम के लिए नहीं जाऊंगा, एज आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, है ना, मैं कैसा फील कर रहा हूं, अंडर द वेदर फील कर रहा हूं। अंडर द वेदर फील होने का मतलब क्या, अगर मैं काम पे भी नहीं जा रहा हूं, अंडर द वेदर फील कर रहा हूं तभी तो काम पे नहीं जा रहा हूं। अंडर द वेदर फील होने का मतलब क्या, फीलिंग अनवेल, फीलिंग अनवेल, मैं अनवेल फील कर रहा हूं, मैं ठीक ठीक ठाक फील नहीं कर रहा हूं। बीइंग सिक, बीमार लग रहा हूं मैं, क्या हो चुका हूं मैं, बीमार हो चुका हूं, इस वजह से मैं काम पे नहीं जा पा रहा हूं। राइट, 38 डन। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की। 39 स्क्रीन पर है जी। क्या कह रहा है, मीटिंग हिम एट द पार्टी, पार्टी में उससे मिलने के बाद, द मिसअंडरस्टैंडिंग वॉज अ गुड आइडिया टू ब्रेक द आइस, है ना, द मिसअंडरस्टैंडिंग वॉज अ गुड आइडिया, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वो क्या था, एक बेहतरीन आइडिया था, ब्रेक द आइस, आइस को ब्रेक करने का। कोई आइस रखी थी भाई पार्टी में जिसको ब्रेक करना था, दोनों मिलकर ब्रेक नहीं कर पा रहे थे, हैमर की जरूरत पड़ गई थी, हैं लाओ हथौड़ा लाओ आइस तोड़ते ना, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रेक द आइस की मीनिंग क्या है, मीटिंग हिम एट द पार्टी, पार्टी में मिलने के बाद, ठीक है, आफ्टर द मिसअंडरस्टैंडिंग वाज अ गुड आइडिया टू ब्रेक द आइस, मतलब क्या, टू मेक समवन कंफर्टेबल, है ना, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, किसी को आराम देना, आराम देने का मतलब क्या, किसी को ऐसा माहौल देना कि वो आपके साथ बातचीत करने में कंफर्टेबल फील करे, उसको कहीं से भी कंफ्यूजन का एहसास ना हो, किसी भी तरीके का उसको हेसिटेशन का एहसास ना हो, इसलिए आप क्या बोलते हो, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मतलब क्या होता है, टू मेक समवन कंफर्टेबल, किसी को कंफर्टेबल फील कराना, टू फील समवन कंफर्टेबल, या फिर टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, बातचीत स्टार्ट करना, उसको भी क्या बोलते हैं, ब्रेक द आइस बोलेंगे। डन है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, 40 क्या कह रहा है, द बाइकर वॉज कमिंग एट अ ग्रेट स्पीड, जो बाइकर थे वो काफी तेज स्पीड से आ रहे थे। आई स्केप्ड कोलाइडिंग विद हिम, मैं उनसे कोलाइड करने से बचा ही था, बाय द स्किन ऑफ माई टीथ, बाय द स्किन ऑफ माई टीथ, बाय द स्किन ऑफ माई टीथ, जो दांत है उसकी स्किन किसने देखी है भाई, दांत की स्किन देखी है आपने, दांत की स्किन देखी है, हाँ या ना, है नहीं भाई, दांत की स्किन नहीं देखी है, तो बाय द स्किन ऑफ द टीथ की मीनिंग क्या हो गया भाई, हैविंग अ नैरो स्केप, बाल बाल बचना, है ना, क्या भाई, बाल बाल बचना, बहुत ही मुश्किल से बचना, ठीक है ना, जो बाइकर थे वो कोलाइड होने से बहुत ही मुश्किल से बच पाए, एक संकीर्ण पलायन, हैविंग अ नैरो स्केप मतलब क्या, बहुत ही मुश्किल से बच पाना, नैरो मतलब पता है काफी पतला, राइट, स्केप मतलब बच पाना। डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, 41 क्या कह रहा है, 41 कह रहा है, आई मेट दिस गर्ल, आई मेट दिस गर्ल एट अ पार्टी एंड टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आई मैरिड हर, क्या शानदार है, बेहतरीन है, बेहतरीन है भाई, हैं, चलो देखो क्या कह रहा है, आई मेट दिस गर्ल, मैं इस लड़की से मिला एक पार्टी में, एंड टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, और क्या किया, मैं मिला उसके बाद से मैंने सारी बात को मैं एकदम बिल्कुल छोटे में बताऊं तो क्या, मैंने उसे शादी कर ली। बीच में क्या हुआ, हमारे बीच में कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, कितने ब्रेकअप हुए, कितने पैचअप हुए, कुछ कुछ नहीं बताना मुझे, ठीक है। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट की मीनिंग क्या है भाई, कि पूरी कहानी को बिल्कुल छोटे में बताता हूं कि मैं उससे मिला और मैंने उससे शादी कर ली, ठीक है ना। सो टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मीनिंग क्या, टू टेल समथिंग ब्रीफली, बहुत ही छोटे में, बहुत ही कम में कोई चीज बता देना, एक्सप्लेन कर देना, उसको बोलते हैं क्या, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 42, 42 क्या कह रहा है, द टू ब्रदर्स डोंट सी आई टू आई ऑन प्रॉपर्टी मैटर्स, है ना, द टू ब्रदर्स, जो दो भाई हैं, डोंट नहीं देख सकते आंख में आंख डाल के, किस बात पे भाई, प्रॉपर्टी के मैटर के बात को लेकर वो एक दूसरे से आंख में आंख डाल के नहीं मतलब बातें कर सकते। आंख में आंख डाल के बातें करना मतलब क्या होता है, किसी चीज पर एग्री करना, क्या करना भाई, एग्री ऑन सम पॉइंटर्स, किसी बात पर एग्री करना, तो एग्री विथ ईच अदर, वो प्रॉपर्टी की जब बात आती है ना तो वो एक दूसरे से सहमत नहीं होते हैं,
कभी भी एक दूसरे से आंख में आंख डाल के बात नहीं कर पाते, एक आंख में आंख डालकर देख नहीं पाते, उसको मतलब क्या होता है भाई, दोनों एक दूसरे से सहमत नहीं हो पाते उस चीज पे। राइट। क्वेश्चन नंबर 43। 43 क्या कह रहा है, टू विन द स्कूल स्केटिंग कॉम्पिटिशन वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर हर, है ना। स्कूल में क्या हुआ, एक कंपटीशन रखा गया, किस चीज का भाई, स्केटिंग का, और वो उसके लिए क्या साबित हुआ, अ पीस ऑफ केक, मतलब क्या, वेरी इजी टास्क, एक बहुत ही आसान, उसको जितना क्या था उसके लिए बहुत ही ज्यादा क्या था, आसान था। तो वही चीज बोल रहा है, अ पीस ऑफ केक मतलब क्या, बहुत ही आसान, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 44। 44 क्या कह रहा है, द चिल्ड्रन ऑफ अ बिजनेसमैन लर्न द रोप्स एट एन अर्ली एज। हाँ, द चिल्ड्रन ऑफ अ बिजनेसमैन, बिजनेसमैन का एक बच्चा, ठीक है, किसी भी बिजनेसमैन का बच्चा लर्न द रोप्स, रोप्स को लर्न कर लेता है। इसका मतलब सिंपल है, लर्न टू डू अ पर्टिकुलर जॉब्स, किसी विशेष काम को करने किसी विशेष कार्य को करने में वो पारंगत हो जाता है, किसी विशेष काम को समझने में वो क्या हो जाता है भाई, पारंगत हो जाता है। लर्न टू डू पर्टिकुलर जॉब्स, उसको बोले लर्न द रोप्स। डन है, लर्न द रोप्स मीन्स व्हाट, लर्न टू डू अ पर्टिकुलर जॉब। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, दे विजिट देयर वंस इन अ ब्लू मून, है ना, ठीक है, दे विजिट देयर, वे वहां जाते हैं, वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मतलब, ब्लू मून मतलब क्या, जब चांद नीला होता है कभी बहुत टाइम पे तब जाते हैं, मतलब बहुत रेयर होता है, ठीक है, वेरी रेयरली, देखो यहाँ लिखा भी है, वेरी रेयरली, बहुत मुश्किल से ही वहां जाते हैं, ठीक है, उसको बोल रहा है क्या, वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून की मीनिंग क्या है भाई, वेरी रेयरली। 46। 46 का देखेंगे, जरा क्वेश्चन को देखेंगे। 46 क्या कह रहा है, बाय वर्किंग फ्रॉम होम, by working from home she is able to work as well as look after the house, this way she has the best of both the worlds, सी हैज द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। घर से काम करते हुए, वर्क फ्रॉम होम करते हुए, ठीक है ना, वो क्या अपना घर भी देख लेती है और उसके साथ साथ काम भी कर लेती है, इस तरीके से वो दोनों दुनिया जी पा रही है। मतलब क्या, इंजॉइंग टू अपॉर्चुनिटीज टुगेदर, घर पे भी आराम से मजे में भी है, एक साथ दो अवसरों का आनंद लेना, घर पे भी है और आराम से अपना काम भी कर ले रही है, जो उसका जॉब है वो भी कर पा रही है। तो भाई क्या कर रही है भाई, इंजॉइंग टू अपॉर्चुनिटीज टुगेदर, द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ड्स की मीनिंग क्या है भाई, इंजॉइंग टू अपॉर्चुनिटीज टुगेदर, एक साथ दो दुनिया जीना। डन है। द ग्रेव यार्ड शिफ्ट, द ग्रेव यार्ड शिफ्ट की मीनिंग क्या है भाई, है ना, जब किसी की जॉब जॉब क्या हो भाई, नाइट नाइट शिफ्ट की हो, रात में काम करने वाला सिस्टम हो किसी का, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, द ग्रेव यार्ड शिफ्ट। द वर्क शिफ्ट ड्यूरिंग द नाइट ऑफन फ्रॉम मिड नाइट टू 8 AM, उसको बोलते हैं क्या, ग्रेव यार्ड शिफ्ट, है ना, ग्रेव यार्ड शिफ्ट, रात में काम करना, है ना, रात में काम करना। आपने देखा होगा जो बीपीओ वगैरह में काम करते हैं, जो कॉल सेंटर में काम करते हैं, और भी जगह जो काम करते हैं, ठीक है, उनकी जो शिफ्ट होती है वो क्या होती है, जब ग्रेव यार्ड शिफ्ट कहलाती है। राइट। क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्या कह रहा है, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, अब ये क्या है, सीधे सीधे एक इडियम है, ठीक है, किसी स्टेटमेंट में यूज नहीं हुआ है ये। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ की मीनिंग क्या है, हियर समथिंग कुछ सुनना, हियर समथिंग कुछ सुनना, फ्रॉम समवन किसी से, हु हैज डायरेक्ट मत पर्सनल नॉलेज, जिसको पर्सनल नॉलेज है, जिसने वो काम करा हुआ है, जिसने वो टास्क परफॉर्म करा हुआ है, जिस अब जैसे क्या, आप डायरेक्टली मुकेश अंबानी से वो चीज सुन रहे हो कि उन्होंने बिजनेस को कैसे ग्रो करा, जियो को कैसे ग्रो करा है, अब डायरेक्टली आप उनसे वो बात सुन रहे हो, तो मतलब क्या है भाई, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, आप उससे डायरेक्टली वो चीज अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। राइट। क्वेश्चन नंबर 49। 49। 49 क्या कह रहा है, 49 कह रहा है, टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, या फिर टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। नॉट बिलीव कंप्लीटली, क्या बोल रहा है, नॉट बिलीव कंप्लीटली समथिंग दैट यू आर टोल्ड, है ना, मतलब क्या, सिंपल सी बात है कि आप कोई चीज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, और एक्सेप्ट कर रहे हो तो बिल्कुल डाउट में रहते हुए एक्सेप्ट कर रहे हो, किसी की बात को एक्सेप्ट भी कर रहे हो तो डाउट में एक्सेप्ट कर रहे हो, उसको बोल रहा है क्या, टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। क्या बोल रहा है भाई, टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट।
क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री, बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री, गलत पेड़ पे चिल्लाना, गलत पेड़ पे बार्क करना, क्या मीनिंग होगी भाई इसकी? बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री क्या मीनिंग होगी? हाँ जी, मीनिंग बताओ, सिंपल मीनिंग है चेजिंग अ फॉल्स ट्रे। क्या? चेजिंग अ फॉल्स ट्रे, एक झूठे इंसान निशान का पीछा करना, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्रीज कहलाए। क्या? झूठे इंसान निशान का पीछा करना, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री कहलाएगा। डू समथिंग एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, डू समथिंग एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, डू समथिंग एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट मतलब क्या? डू समथिंग विदाउट हैविंग प्लान बिफोर हैंड, है ना। डू समथिंग एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट मतलब क्या है? सिंपल, क्या? डू समथिंग क्विकली, डू समथिंग कोई चीज करना, कैसे करना भाई? तेजी में करना, क्विकली, तेजी में करना। हैस्टली भी बोल सकते हो, हैस्टली भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डू समथिंग क्विकली, डू समथिंग हैस्टली, उसको ड्रॉप ऑफ अ हैट बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? ड्रॉप ऑफ अ हैट बोलेंगे। डन। चलो, ये हमने देखा क्या? 1551 नंबर तक के ईडियम्स जो कि प्रीवियस ईयर के हैं। अब करीब करीब 40 ईडियम और करने में, 40 ईडियम और करने हैं जो कि हम अपने अगले वीडियो में करेंगे, राइट।